नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो छोटे बड़े अपडेट आते रहते हैं तो उन अपडेट को हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो उच्च पेंशन के मामले दाखिल है तो उन उच्च पेंशन के मामलों पर अगली सुनवाई के बारे में कोई अपडेट नहीं है। हमने बहुत सारे वीडियो आपके साथ इससे पहले भी शेयर किए हैं। जो भी अपडेट आता रहता है तो वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। 23, 24, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुनवाई होने वाली थी, पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों पर इन तारीखों में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि डाइसी सैंको कंपनी का जो मामला है तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। उसके बाद इस मामले पर जो सुनवाई थी तो वो अप्रैल में जो तारीख दी गई थी तो उन तारीखों पर भी जारी रही थी। उसके बाद ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों पर सुनवाई होने वाली थी, पर उसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 अप्रैल 2021 को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए केवल महत्वपूर्ण मामलों को ही सुनवाई के लिए लिया जाएगा और ये मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए लिए जाएंगे, ऐसा बताया गया। इसी को देखते हुए 22 अप्रैल 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित लगभग 60 केसेस थे तो उन 60 केसेस के ऊपर सुनवाई होने वाली थी, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 अप्रैल 2021 को ये जो नोटिस जारी किया गया जिसकी वजह से ये जो 60 मामले सूचीबद्ध किए गए थे तो इन मामलों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नई कॉज लिस्ट 22 अप्रैल 2021 के लिए जारी की गई जिसमें केवल 6 मामलों को ही सूचीबद्ध किया गया था। इसमें एक मामला डाइची सैंको कंपनी का भी था जिस पर सुनवाई पहले से चल रही थी, पर बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो 60 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो उनको पूरी तरह से हटा दिया गया। केवल 6 मामलों के ऊपर सुनवाई होने वाली थी। 22 मार्च को ये जो 6 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो इन मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई भी हुई। उसके बाद ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले थे तो उन मामलों के ऊपर कब सुनवाई होगी इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है यानी समर वैकेशन जो होता है तो उस वैकेशन को एक सप्ताह पहले ही शुरू करने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मई की 7 तारीख से लेकर 27 जून 2021 तक बंद रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कामकाज फिर से 28 अप्रैल से शुरू होगा। उसके बाद ही ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों पर कब सुनवाई होगी इसके बारे में हमें अपडेट मिलेगा। फिलहाल यही अपडेट है। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उच्च पेंशन के मामलों के ऊपर सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और इस सुनवाई के दौरान अंतिम फैसला दे दिया जाए ऐसा भी उनको लग रहा है। पर क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के ऊपर जून के बाद जो सुनवाई होगी उनके ऊपर कोई अंतिम फैसला दे दिया जाएगा, इसके ऊपर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों सहित हम सभी की नजरें लगी हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों के हक में जो फैसला 2019 में दिया गया था उसको बरकरार रखेगी या फिर हाल ही में उसे जो वापस ले लिया गया है तो उस वापस लेने के फैसले को बरकरार रखेगी। तो इसके ऊपर क्या फैसला आएगा तो इसके संदर्भ में जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट करवाते रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आता रहता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है। बेल का बटन प्रेस करने से फायदा यह होगा कि जब भी कोई अपडेट आएगा तो उस अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, अन्यथा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप उस अपडेट को जान नहीं पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का बटन भी जरूर प्रेस करना है। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में उच्च पेंशन के मामले जो दाखिल है तो उन मामलों के संदर्भ में जो अपडेट था
तो उस अपडेट के बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो आप वहां पर आपकी राय जरूर बता सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई जानकारी है ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित, अगर आप कोई वीडियो आपका शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। उस ईमेल एड्रेस पर आप आपकी राय से बना हुआ एक वीडियो भी भेज सकते हैं। उस वीडियो को हम हमारे चैनल पर पब्लिश करेंगे ताकि आपकी राय के बारे में, आपकी डिमांड्स के बारे में सभी को अवगत हो सके कि यह वीडियो शेयर कर करके सरकार के पास भी पहुंच जाए। इसी तरह से हम यह जो डिजिटल आंदोलन है तो उसे भी जो है वो चला सकते हैं। याद रखिए, यह मामला केवल रिटायर्ड हुए कर्मचारियों का नहीं है। जो आने वाले समय में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी है और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत कवर्ड है तो उनसे सभी से जुड़ा हुआ यह मामला है। अगर आज के समय में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो आगे आने वाले भविष्य में इस योजना के तहत जो पेंशन मिलती है तो उससे क्या आज काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन यापन हो पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज ही के समय में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको केवल नाम मात्र पेंशन मिल रही है, जो कि 250 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। कहा जाता है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत ज्यादा से ज्यादा आपको जो है वो 7500 रुपए पेंशन मिल सकती है। उसकी भी गणना का एक फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूले के आधार पर जो है वो यह पेंशन की जो राशि है वो तय की जाती है। पर यह राशि जो 7500 रुपए है तो वो एक्चुअल में उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 2014 में जो संशोधन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में किया गया, जिसके तहत जो अधिकतम पेंशनेबल सैलरी है उसे सरकार द्वारा 15,000 रुपए की गई। इससे पहले यह राशि 6,000 रुपए थी और उससे भी पहले यह केवल 5,500 रुपए थी। यानी 2014 के बाद जो कर्मचारी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत ज्वाइन हुए हैं तो उनको यहाँ पर 15,000 रुपए की जो सैलरी है तो वो कंसिडर किए जा सकती है। पर बहुत सारे कर्मचारी जो 2014 से पहले ज्वाइन हुए हैं, सितंबर 2014 से पहले ज्वाइन हुए हैं, तो उनको यहाँ पर जो पहले का स्लैब था वो कैलकुलेशन के दौरान जो है वो पकड़ा जा सकता है। अगर ये तीनों स्लैब आपके मिलाकर आपकी पेंशन की गणना की जाती है तो यह 7,500 रुपए नहीं होगी। यह बड़ौदा में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में जो संशोधन किया गया तो उसमें कहा गया कि अधिकतम पेंशनेबल सैलरी आपकी जो होगी वो 15,000 रुपए होगी। पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कौन सदस्य बन सकते हैं तो उस पर भी लिमिट लगाई गई। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो वो कर्मचारी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सदस्य नहीं बन सकते। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2014 के बाद 15,000 रुपए से कम है वही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सदस्य, जिसकी वजह से अगर आप 2014 के बाद ज्वाइन हुए और आपकी बेसिक सैलरी ज्वाइनिंग के समय 15,000 रुपए से ज्यादा थी तो आपको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आप ईपीएस 95 के मेंबर नहीं बन पाएंगे। पर आपकी अगर बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सदस्य बन सकते हैं और आप आपका कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हैं। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। यह 15,000 रुपए जो डिसाइड किए गए हैं तो इसके ऊपर आपको 8.33% जो अंशदान है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है। ईपीएफ में जो कर्मचारी कवर होते हैं तो उनकी बेसिक सैलरी से 12% कटता है और उतना ही योगदान नियोक्ता द्वारा भी किया जाता है। इसमें से एक हिस्सा यानी 8.33% हिस्सा ईपीएस 95 में जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा ईपीएफ में चला जाता है। इस तरह से अगर आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सदस्य हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद जो है वो कितनी पेंशन मिलेगी तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो गणना करने का फॉर्मूला वो है आपकी जो अंतिम बेसिक सैलरी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 15,000 रुपये हो सकती है, या फिर अगर आप 2014 के पहले ज्वाइन हुए कर्मचारी है तो वो 6,000 रुपये हो सकती है, या फिर उससे कम जो आपकी बेसिक सैलरी है वो हो सकती है। उससे अगर आपकी सर्विस से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हो गया एक अपडेट। उसके बाद इस होल टर्म को आपको 70 से भाग देना है।
तो ये जो राशि बनेगी तो वो आपकी मंथली पेंशन होगी। तो जी हाँ, यहाँ पर आपकी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर सर्विस के होंगे तो आपकी ज़्यादा पेंशन बन सकती है। पर आपकी फ़िलहाल जो बेसिक सैलरी 15,000 रुपये तय की गई है, तो उतनी ही आपकी सैलरी पेंशन गणना की फॉर्मूले में किया जाएगी। यानी आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है 15,000 रुपये। अगर मान लीजिए 15,000 रुपये के ऊपर भी आपकी बेसिक सैलरी है, तो गणना के टाइम केवल 15,000 रुपये ही कंसिडर किए जाएगी। उससे जो है वो आपकी नंबर ऑफ ईयर से जो है वो गुना किया जाएगा। और अगर आपकी सर्विस ज़्यादा रहती है तो आपको 2 साल का बोनस भी मिलता है। कुल मिलाकर आपकी जो सर्विस होगी तो उसे जो है वो अंतिम सैलरी से गुना किया जाएगा और उसे 70 से भाग दिया जाएगा। इस तरह से आपकी जो पेंशन की राशि बनेगी वो आपकी पेंशन होगी। तो जी यहाँ पर अधिकतम पेंशन आज की डेट में अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 35 साल के लिए अगर हम किसी एम्प्लॉय की सर्विस पकड़ते हैं और उसका अंतिम वेतन 15,000 रुपये करते हैं, तो वो जो पेंशन बनेगी वो 7,500 रुपये बनेगी। यानी 35 साल तक जिन कर्मचारियों ने काम किया है तो उनको 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। पर यहाँ पर एक कंडीशन एक और है कि आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए, तब आपको जो है वो 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। पर आज के समय में जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं तो वो यहाँ पर 15,000 रुपये जो बेसिक है तो वो नहीं है। ऐसे में उनको जो मिलने वाली पेंशन है तो वो बहुत ही कम है। फ्यूचर में जो कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उनको कितनी पेंशन मिल सकती है इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए और इस लड़ाई को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका समर्थन दीजिए, ताकि इस लड़ाई में EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ जो कर्मचारी अभी इस योजना से जुड़े हुए हैं उनको भविष्य में एक सम्मानजनक पेंशन मिल सके और वो अपना रिटायर्ड होने के बाद एक जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। तो जी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसके बाद एक बेल का बटन आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट्स है, आने वाले वीडियोस है तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।